नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभव दयाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 28 अप्रैल वर्ष 2024 से जुड़ी हुई प्रमुख जो करंट अफेयर्स की खबरें हैं उन पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 28 अप्रैल को पूरे वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कि ILO के द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि आपके कार्य क्षेत्र पर जो है स्वास्थ्य के लिए जो सेफ्टी डे मनाया जाता है उसको जो है प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां सबसे पहले हम लोग आज के दिन का सिग्निफिकेंस जो है ध्यान में रखेंगे और फिर हम लोग बात करने वाले हैं आज यानी कि 28 अप्रैल 2024 से जुड़े हुए जो प्रमुख डेली जो है करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस हैं। अच्छा, इस बार हम लोगों ने जो है पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है और इसमें अब हम लोग जो है क्वेश्चन एंड आंसर जो है सेशंस के रूप में इसको सॉल्व करने वाले हैं। और हिंदी न्यूज़पेपर्स जो है स्पेशली उसमें अगर मैं बात करूँ तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं उनके हम लोग जो है सारे करंट अफेयर्स कंटेंट पर जो है डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। और पहला क्वेश्चन आता है, हाल में केंद्र सरकार के द्वारा किन 2 राज्यों के लिए आपदा राहत कोष जारी किया गया है। देखो हमारे पास में क्या है, जो डिजास्टर से या आपदाओं से जो राहत प्रदान की जाती है उसके लिए केंद्र की ओर से जो है राहत दिया जाता है। और इस राहत फंड के रूप में अभी केंद्र सरकार ने किया क्या कि वास्तव में जितना राहत दिया जाना चाहिए उतना राहत जो है पहुंचाई नहीं गई है केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को। और इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, पिटीशन डाली गई थी कि राज्यों को उनके जो है आपदा राहत कोष का जो है शेयर मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया है, अपना जो है बयान जारी किया है, तो उसमें वो कौन से 2 राज्य हैं जहां पर आपदा राहत कोष जो है उसको दिया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आप लोग जो है इसका आंसर सोच लीजिए एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। खैर चलिए बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जो है यहाँ पर आपदा राहत कोष जो है उसको जारी किया गया है। अगर हम लोग खबर को थोड़ा विस्तार की तरफ लेकर चलें तो केंद्र ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए आपदा राहत कोष जो है ये जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के द्वारा वर्ष 2023 में जो चक्रवात आया था मिचोंग, ठीक है, आप लोगों ने सुना है मिचोंग चक्रवात के बारे में। तो इस मिचोंग चक्रवात से तथा बाढ़ और सूखे जैसे आपदाओं के लिए राहत निधि से मांग करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के कुछ समय बाद, ठीक है, यहां पर जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के तहत जो इनका कोष है, इस कोष से जो है प्राकृतिक आपदाओं के राहत सहायता के रूप में प्रदान किया है लगभग 3730.32 करोड़ रुपए जो है यहां पर जारी किए हैं। आपको बता दूं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो वित्त मंत्रालय है, इसके एक आदेश में कहा गया है कि ये जो राशि है वो 24 अप्रैल को जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जो है सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों को जो है जारी की गई थी। साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आदेश में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में राज्य के सामने आने वाले सूखे के मद्देनजर जो कर्नाटक राज्य है इसके लिए जो है यहाँ पर 3498.82 करोड़ रुपए की सहायता राशि को जो है मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इसमें जो है एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की तरफ से जो है जारी की जाने वाली जो यहां पर सहायता राशि है उसमें लगभग 3454.22 करोड़ रुपए जो है यहां पर मांग रखी गई थी। तो कुल मिलाकर आप लोग ये समझ लीजिए कि वर्तमान समय में जो है केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक और तमिलनाडु को जो है राहत के लिए यहां पर जो है दिया गया है। जैसा हम लोगों ने बात किया कि 2023 का जो चक्रवात मिचोंग आया था इससे हुए नुकसान को और दक्षिणी तमिलनाडु में जो है इसी अगर हम लोग मंथ की बात करें अप्रैल मंथ 2024 की, तो इसमें आई बाढ़ के लिए जो है गृह मंत्रालय ने क्रमशः लगभग 285.54 करोड़ रुपए और लगभग जो है 397.13 करोड़ रुपए हैं इनके सहायता राशि की जो है मंजूरी दी है। यहीं पर जो है एनडीआरएफ की तरफ से भी जो है वितरित जो कुल धनराशि है इसका 115.49 करोड़ और लगभग 160 रुपए करोड़ जो है वो राशि यहां पर जो है प्रदान की गई है, जिसमें हम लोग जो है यहां पर जान सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये तो बात की हम लोगों ने जो है तमिलनाडु में जो है सहायता राशि जो प्रदान हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी जो है 23 मार्च को सरकार ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी सूखा राहत निधि
के रूप में जो है मांग की थी केंद्र सरकार से राहत कार्यों के लिए। तो उसमें जो है कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर इनकी जो है मान्यता को मानते हुए, इनकी जो मांग थी उसको मानते हुए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा राशि जो है प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है अन्य श्रेणी में जो राज्य आते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल मिलाकर जो 28 राज्य हैं उनको 2 श्रेणियों में जो है रखा गया है। श्रेणी 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिलाकर राज्य हमारे पास में जो आते हैं उनमें आते हैं सामान्य जो स्टेट्स, और दूसरी श्रेणी में हमारे पास में जो विशेष राज्य का दर्जा रखे हैं, स्पेशल स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो है सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है SDRF आवंटन, यानी कि वहां पर जो राहत कोष है ना, इसके आवंटन का 75%, और विशेष राज्यों के लिए, अब विशेष राज्य में कौन शामिल होते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट के आप लोग सभी राज्यों की तरफ चले जाइए, ठीक है, 7 सिस्टर्स वहां चले जाइए। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अलावा यहाँ पर जो है सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, इन सब के लिए लगभग जो है 90% योगदान जो है केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर प्रस्तावित किया जाता है। तो ये भी हमारे पास में जो है एक और प्रमुख न्यूज़ हो जाती है। वही आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज के दूसरे क्वेश्चंस पे, जिसमें हाल में किस राज्य सरकार ने IUCN पर्यवेक्षक के साथ मिलकर जो है नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का जो है आयोजन संपन्न किया है। इसमें ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है। इसके लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। एक्सक्यूज मी, कोई डोर पे है तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जो नीलगिरी ताहर है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, यानी कि अगर हम लोग तमिलनाडु के राज्य पशु की बात करें तो उसमें जो है आता है दैट इज नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नीलगिरी ट्रेगस हिलोक्रियस। नीलगिरी ट्रेगस हिलोक्रियस के नाम से जो है नीलगिरी ताहर को जाना जाता है। और हाल ही में तमिलनाडु ने IUCN पर्यवेक्षक के साथ नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण जो है इसका आयोजन किया है। मतलब नीलगिरी जो पशु है उसकी संख्या को काउंट करने के लिए जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। यह सर्वेक्षण जो है 3 दिन के सर्वेक्षण के रूप में चलाया गया था, और इस सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है इस लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी का अनुमान लगाना, कि मतलब अभी वर्तमान में कितने जो है नीलगिरी ताहर आपको तमिलनाडु के आसपास जो है क्षेत्रों में नजर आते हैं। यहाँ पर जो है अन्नमलाई हिल्स और नीलगिरी जो हिल्स हैं इसमें विचरण करने वाले नीलगिरी ताहर के लिए जो है ये पर्यवेक्षण का जो है कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है, सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN के प्रतिनिधि अभ्यास के दौरान जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक जो है सभी शामिल होंगे, और इसी मीटिंग के दौरान या इसी जो है समय जब आयोजन करवाया गया है सर्वेक्षण का, तो सर्वेक्षण में जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको हम लोग WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि जो हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है IUCN, इन सब ने आपसी सहयोग के आधार पर इस सर्वेक्षण को जो है संपन्न किया है। वही अगर हम लोग बात करें कि नीलगिरी ताहर क्या है, तो नीलगिरी ताहर मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट में मिलने वाला जो है एक प्रजाति है। वेस्टर्न घाट में आप लोग जो है देख सकते हैं अपने आप में जो है नीलगिरी ताहर को, और नीलगिरी ताहर जो है इसको IUCN के द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में जो है शामिल किया गया है अपने 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके भीतर 1972 में इसको जो है शामिल किया गया है लुप्तप्राय प्रजाति के जो है रूप में। इस प्रजाति को निवास स्थान के नुकसान, इसके विखंडन, अवैध शिकार और घरेलू पशुधन के साथ जो है प्रतिस्पर्धा के कारण लगातार खतरा पहुंचाया जा रहा है। और नीलगिरी ताहर जो है वो पर्वतीय घास के मैदानों में, जिनको शोला ग्रासलैंड्स कहते हैं, इन शोला ग्रासलैंड में जो है ये 1200 से लेकर लगभग 2600 की मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला जो है एक एनिमल है। ये सामाजिक प्राणी होते हैं जो कि वयस्क मादाओं के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं, और जो नर यहाँ पर रहते हैं वो नर जो है वो मादाओं के समूह से जो है यहाँ पर अलग रहते हैं। तो भाई यहाँ पर भी क्या है कि जो मेल है उसको अकेले विचरण करना पड़ता है। आप लोग जो है कहीं इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको अकेले यहाँ पर विचरण करना पड़ता है नीलगिरी ताहर को। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर, जिसके भीतर निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके तीसरे अंतरिक्ष मिशन के तहत जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान है इसके संचालन की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो उसमें ऑप्शन है शिरीषा बांदला, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप और सुनीता विलियम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनीता विलियम्स। अभी रिसेंट जो हुआ है हाल ही में, सुनीता विलियम्स जो है इनको बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जो है, देखो अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, दैट
इज बोइंग स्टार लाइनर। इसके जो है लिए संचालन की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये भारतीय मूल के हैं। मुख्य रूप से बात करें तो ये जो है भारतीय मूल की जो है निवासी हैं, जो कि अमेरिका में अभी वर्तमान में जो है वहां पर जो स्पेस एजेंसी है वहां पर कार्यरत हैं। और अनुभवी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है इस पर जो है अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन की जो है तैयारी पर जुट चुकी हैं। आपको बता दूं कि 6 मई वर्ष 2024 को लॉन्च होने वाला जो क्रू फ्लाइट है, इस क्रू फ्लाइट टेस्ट में यानी कि जो CFT है इसमें जो है मिशन के रूप में जाने वाले जो है उद्घाटन के उड़ान पर बोइंग जो यहां पर हमारे पास में क्या है स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान है इसका संचालन करने वाले हैं। और ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है सुनीता विलियम्स के लिए और सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि भारतीय जो है मूल से ये जुड़ी हुई है। अगर इस मिशन के विवरण की बात करें, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो अंतरिक्ष यान का जो ये मिशन है इसकी जो है तारीख तय की गई है 6 मई वर्ष 2024 को रात्रि के जो है लगभग 10:30 बजे का जो समय है उसमें जो है ये उड़ान भरेगा। प्रक्षेपण यान जो है ये लॉन्च होगा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट के माध्यम से। जिस जगह से इसको लॉन्च किया जाएगा वो है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 कैप कैनावेरल स्पेस जो है वो जो है वहां पर क्या है फोर्स स्टेशन पड़ता है फ्लोरिडा के पास में, तो फ्लोरिडा से जो है ये रवाना होगा। इसके चालक दल में अकेले सिर्फ सुनीता जी का नाम नहीं बल्कि सुनीता विलियम्स जो कि पायलट है, इनके अलावा बेरी जो है वुच विलमोर जो है कमांडर, उसके आधार पर जो है वेरी वुच को जो है यहां पर शामिल किया गया, तो ये जो है इस दल में शामिल होंगे। मिशन की अवधि लगभग जो है 9 दिन की रहेगी। 8 मई को जो है ISS पर जो है लगभग डॉकिंग का कार्य शुरू हो जाएगा और 15 मई के आसपास जो है पुनः पृथ्वी पर इनकी जो है वापसी हो जाएंगी। तो इन सबको जो है बहुत शुभकामनाएं रहेंगी इस मिशन में, सफलतापूर्वक जो है इस मिशन के लॉन्चिंग के लिए हम सबकी जो है यहां पर शुभकामनाएं इनके साथ साझा होंगी। हम लोग बात कर लेते हैं आज के एक और प्रश्न की ओर, जहां पर हाल ही में जारी खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में तीव्र भूख के उच्च स्तर का अनुभव जो है लगभग कितने लोगों ने महसूस किया है। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो खाद्य संकट पर 2024 के लिए वैश्विक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, इसके भीतर कहा गया है कि पूरे विश्व भर में अगर 2023 में हम लोग भूखे लोगों की बात करें जिनको जो है हंगर क्राइसिस से गुजरना पड़ा, तो उनकी संख्या है लगभग 282 मिलियन के आसपास। 282 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सूची में जो है हम लोग देख सकते हैं। देखो यहां पर हम लोग प्रीवियस अगर 2016 से लेकर वर्ष 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो लगातार यहां पर जो है इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंट्रीज की संख्या भी जो है बढ़ी है। वर्तमान में कुल मिलाकर 59 ऐसे देश थे जिनके ऊपर जो है ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है और इसमें लगभग 1.6 मिलियन जो यहां पर लोग हैं वो जो है भूखमरी के जो है तीव्र भूख की तरफ जो है वो अग्रसर रहे हैं। और ये रिपोर्ट साझा की है किसने, दैट इज GRFC जो है GRFC के द्वारा जो है रिपोर्ट यहां पर जो है साझा की गई है। GRFC का कहना है खाद्य संकट पर 2024 की जो वैश्विक रिपोर्ट आई है इससे पता चला है कि 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग जो है यहां पर 282 मिलियन लोग जो है इन्होंने 2023 में तीव्र भूख के उच्च स्तर का जो है अनुभव किया है। उनको जो है भोजन जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है और ये अध्ययन पिछले वर्ष की तुलना में 24 मिलियन की जो है वैश्विक वृद्धि को दर्शा रहा है, जिसमें से अगर हम लोग बात तो जो प्रति व्यक्ति का मूल्यांकन है वो इसमें जो है किया गया है। देखो पिछली बार हम लोग बात करें तो यहां पर लगभग 257.8 मिलियन जो है ये भूखमरी का आंकड़ा था वर्ष 2022 के लिए, और अब ये जो है बढ़कर कहां पर पहुंचा है, वो बढ़कर पहुंचा है लगभग 281.6, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अराउंड जो है 282 मिलियन जो है लोग उनको जो है यहां पर इस चीज से रिपोर्ट में जो है साझा किया गया है। 32 देशों में से 5 वर्ष से कम उम्र के जो हैं उसमें लगभग 36 मिलियन बच्चे जो है वो गंभीर रूप से जो है कुपोषण का शिकार हैं। यहां पर हम लोग जो है बात कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन की, तो यहां पर जो 5 वर्ष से कम के बच्चे उनकी संख्या देखिए आप लोग जरा, यहां पर जो है काफी डरावना एक आंकड़ा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं 32 देशों में, अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग बात करें तो 32 ऐसे नेशन हैं जिनमें बच्चों में जो है लगभग 36 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित का जो है यहां पर हम लोग कह सकते हैं सामना कर रहे हैं। 2023 में तीव्र कुपोषण की स्थिति और खराब हो गई है, विशेष करके जो विस्थापित आबादी है इनके बीच में जो है ये स्थिति लगातार बिगड़ी है। 2016 के बाद से लेकर 36 देशों को लगातार जो है GRFC विश्लेषणों में शामिल किया गया है और दुनिया में लगभग 80% जो है सबसे भूखे लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो इन्हीं 36 देशों में हो रहा है। 2023 में लगभग 7,05,000 लोग भूखमरी
के खतरे में थे, जो कि जीआरएफसी के रिपोर्टिंग इतिहास में सबसे जो है सर्वाधिक संख्या जो है दर्ज हुई है। वहीं दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली के साथ साथ जो है गाजा पट्टी में जो है आसन्न अकाल पड़ने के कारण यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग जो हैं वो भूखमरी का जो है यहां पर सामना कर रहे हैं। यानी कि जो अफ्रीकन नेशंस की हम लोगों ने बात की है, बुर्किना फासो की बात करें, सोमालिया की बात करें, सूडान की बात करें, माली की बात करें, तो यहां पर जो है लगातार दर्ज की गई है भूखमरी की जो रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि इसी रिपोर्ट ने यह पहचान की है कि यहां पर रिपोर्ट तीव्र खाद्य असुरक्षा के जो है 3 आयाम बताती है। मतलब क्यों यहां पर जो है फूड क्राइसिस हुआ है, तो इसके 3 यहां पर क्राइटेरियाज बताए गए हैं। सबसे पहला है संघर्ष और असुरक्षा। आप लोग जानते हैं कि लगभग जो है 20 देशों में 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं संघर्ष और असुरक्षा के चलते। इसके अलावा जो है कुछ मौसमी घटनाएं हुई हैं। लगभग 18 देश के 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मौसमी घटनाओं के कारण जो है प्रभावित हुए हैं, उन पर जो है फूड क्राइसिस का जो है सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएशन रही है मार्केट में, इसके चलते 21 देश के लगभग जो है 75 मिलियन जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। ये आपस में जो है जुड़े हुए कारकों में जो है खाद्य प्रणाली की कमजोरी, ग्रामीण हाशिए पर जाने, खराब प्रशासन और असमानता को बढ़ाने का जो है प्रयास करने वाले जो तत्व रहे हैं, इनके कारण जो है बड़ी संख्या में जो जनसंख्या का विस्थापन हुआ है वो भूखमरी का जो है एक बहुत बड़ा जो है कारण बनी है। अब सवाल यह आता है कि ये जो जीआरएफसी है यानी कि खाद्य संकट पर जो वैश्विक रिपोर्ट है, वास्तव में जो है ये रिपोर्ट साझा कौन करता है। अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो है रिपोर्ट का ये 8वां संस्करण जो है सामने आया है और खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष इसको तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो है प्रतिवर्ष जो है इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ग्लोबल नेटवर्क जो है अगस्त फूड क्राइसिंग के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। जो अगस्त जो है फूड क्राइसिंग है, मतलब वहां पर जो फूड कंपनी है उसके द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, और जिसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी शामिल है, EU, साथ में जो है USSID और जो गैर सरकारी संगठन है वो सब इसमें जो है शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो विश्व भर में जो फूड क्राइसिस हैं वो इस बार जो है काउंट हुआ है और लगभग 282 मिलियन जो लोग हैं ये यहां पर जो है देखे गए हैं। तो रिपोर्ट में इस तरीके से जो हम लोग इसको जान सकेंगे। ठीक है, 2016 में रिपोर्ट शुरू हुई और 8वें संस्करण के रूप में 2023 में हमारे पास में जो है आंकड़े यहां पर साझा हुए हैं। एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, जो हमारे पास में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कमीशन है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, इस पर हम लोग जो है बात करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास में संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर जो है बिजली मंत्रालय। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है वो भारत में जो है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है संस्कृति मंत्रालय जो है इसके अधीन कार्य करने वाली एक संस्था के रूप में, एक आयोग के रूप में जो है कार्य करता है। अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने नए लोगो को, इसने जो है यहां पर नया लोगो जो है पब्लिश किया। यहां पर लोगो कहना है, लोगों को नहीं, दिस इज नॉट अबाउट द पब्लिक, दिस इज अबाउट द लोगो। और जो है आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य यानी कि जो उनका एक आइडियल वहां पर जो है फ्रेज है, कथन है, जिसका जो है नाम है यात्रा इतिहास भविष्यम प्रशस्तः। वापस में रिपीट कर देता हूं, ये सवाल इसी तरीके से बनने वाला है कि हाल ही में जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है इसने अपने आदर्श वाक्य के रूप में किसे चुना है। तो उसका जो सही जवाब है वो है यात्रा इतिहास भविष्यम प्रशस्तः का अनावरण किया है। और एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में लगभग 436 जो प्रविष्टियां शामिल इसमें हुई थी, उनमें से जो है इस एक को जो है चुना गया है, जो कि शौर्य प्रताप सिंह के द्वारा जो है सबमिशन किया गया है। इनको जो है इसमें आदर्श वाक्य के रूप में जो है सर्वप्रथम इसमें शामिल रखा गया है। IHRC की बात करें तो 1919 में ये स्थापित हुआ था। साथ में मैं आपको साझा कर दूं कि 1919 में ही जो है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है इसकी भी स्थापना हुई थी, जो कि मैंने आज जो है शुरुआती दौर में आप लोगों को बता दिया है ILO के बारे में। IHRC भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो रिकॉर्ड प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान की जो है देखरेख करता है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री के अधीन जो है संचालित होता है, जो रिकॉर्ड जो है रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगिताकर्ताओं के लिए जो है एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में जो है कार्य करता है। अगर हम लोग इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें कि वर्तमान में जो है इसका सचिवालय कहां पर है, तो इसका जो वर्तमान में सचिवालय है वो है नई दिल्ली में। प्रारंभ में इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार
पुरस्कार के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान स्वरूप में अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको जो है जाना जाता है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के रूप में, और इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। जैसा मैंने बताया कि वर्ष 1919 में यह स्थापित हुआ था, और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है अभिलेखों के प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, और जो है ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उपयोग से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर जो है भारत सरकार को सलाह देना, एडवाइस करना, बिकॉज ऑफ इट एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी, एज अ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसका काम है ऐतिहासिक जो है मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, जिसके भीतर संघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में जो है भारतीय तीरंदाजों के द्वारा कुल मिलाकर जो है कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं। देखो सवाल कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि मैंने स्वर्ण पदक कहा है। मैं आपको ये क्लियर करवा दूं कि स्वर्ण पदक की बात पूछेगा तो हम लोगों ने ऑप्शन बनाना है, इसमें ऑप्शन बी 4 स्वर्ण जो है इस बार हमारे पास में आए हैं। लेकिन अगर हमसे कुल पदक पूछेगा, 4 स्वर्ण और उसमें जो है 1 रजत पदक आए हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास में 5 पदक आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का, वापस सुन लीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है इसमें 4 पदक जो है इस बार स्वर्ण पदक के रूप में जो है हमारे पास में आए हैं। इसके अलावा जो है यहां पर कुल मिलाकर भारत की झोली में जो है 5 पदक जो है पहुंचे हैं। आपको मैं बता दूं कि एशियाई खेलों की चैंपियन रह चुकी हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम के शानदार प्रदर्शन के बाद जो है यहां पर शनिवार को संघाई में चल रहा जो तीरंदाजी यहां पर कार्यक्रम है, विश्व जो है कप है, इसके पहले चरण में जो है स्वर्ण पदकों की जो है हैट्रिक बना दी गई है। जिसमें हम लोग बात करें तो जो है इसमें कंपाउंड तीरंदाजों ने जो है कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं, जिसमें से ज्योति जी ने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के साथ साथ महिला टीम और मिक्स्ड टीम के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता। मतलब अकेले हम लोग अगर ज्योति की बात करें तो ज्योति ने जो है 3 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें एक तो इनका व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जो इनके गेम्स के चलते तीरंदाजी में आया, साथ में जो है इन्होंने एक जीता है किसमें, महिला टीम के साथ में, और एक उन्होंने जीता है मिक्स्ड टीम के साथ में, तो कुल मिलाकर 3 पदक आए। वहीं जो है पुरुषों की टीम ने भी जो है 1 स्वर्ण पदक यहां पर जो है जीता है, तो कुल मिलाकर ये तो हो गए 4 स्वर्ण पदक। और व्यक्तिगत वर्ग में जो है प्रियांश जो है इनके द्वारा रजत पदक जो है उस पर भी अपना जो है कब्जा जमाया गया है। तो कुल मिलाकर भारत की झोली में 4 स्वर्ण और 1 जो है हमारे पास में रजत पदक आकर जो है कुल मिलाकर पदकों की संख्या जो है यहां पर 5 हुई। लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था स्वर्ण पदक के बारे में, तो इसलिए जो है इसकी संख्या 4 होगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व की जो है तीसरे नंबर की जो खिलाड़ी रही है अभी वर्तमान में जो चल रही हैं ज्योति जी, इन्होंने वैश्विक टूर्नामेंट के सत्र की शुरुआत में जो है मैक्सिको की जो शीर्ष वरिया आंद्रिया बेसेरा थी, इनको जो है शूट ऑफ में जो है हराया है और हराकर जो है उपलब्धि प्राप्त की है। और उपलब्धि प्राप्त करने के बाद वे जो है 3 बार की ओलंपियन जो है दीपिका कुमारी के बाद जो है एक विश्व कप में जो है 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है दूसरी भारतीय बन चुकी हैं। इससे पहले दीपिका कुमारी जी ने जो है स्वर्ण पदक हमें दिलाए थे इंडिविजुअल्स में भी, मिक्स्ड में भी और टीम के साथ में भी, और अब जाकर जो है उनके बाद हमारे पास जो है वो ज्योति जी के द्वारा जो है यह वापस जो है हासिल किया गया है मुकाम। 3 बार के ओलंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 पर रह चुकी दीपिका ने जून 2021 में पेरिस विश्व कप के दौरान जो है 3 गोल्ड मेडल जीतकर जो है उपलब्धि प्राप्त की थी, और अब इसको जो है यहां पर कह सकते हैं इनके बाद दूसरा स्थान आया है ज्योति सुरेखा वेन्नम जी का। पिछले वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो ज्योति जी ने पिछले वर्ष जो है हांगशू एशियाई खेल में भी जो है उनके रिकॉर्ड की बराबरी की थी, जहां पर विजयवाड़ा की जो है 27 वर्षीय तीरंदाज ने, ये विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जो है 3 स्वर्ण जीते थे व्यक्तिगत महिला टीम और मिक्स्ड टीम के जो है स्पर्धा के साथ। और साथ में मैंने आपको बताया कि प्रियांश जो है इन्होंने पुरुष के व्यक्तिगत वर्ग में जो है रजत पदक जीता है और अपना जो है पहला जो है कप जो है अपने नाम पर यहाँ जो है शामिल किया है। अपने दूसरे विश्व कप में जो है 21 वर्षीय तीरंदाज ने 2021 में विश्व चैंपियन निको विनर से जो है हारकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, और जो है ऑस्ट्रिया के 27 वर्ष के तीरंदाज ने 150 में से 150 अंक लाने के बाद जो है ये दिखाया था, और प्रियांश जो है इसमें 3 अंक से जो है पिछड़ गए थे, इसमें हार गए थे। तो ये हमारे पास में जो है आज की एक अंतिम न्यूज थी, जहां पर भारत जो है इस भारत को तीरंदाजी में जो है विश्व कप के पहले चरण में जो है स्वर्ण पदक मिले हैं, और कुल मिलाकर हमारे पास में जो है 4 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है आज की करंट अफेयर्स की जो ये हमारी वीडियो रही है ये पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको जो है कंटेंट समझ में आता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर जो है लोगों को नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जिसके लिए जो है अगर देखो कंटिन्यू हम लोगों ने सीरीज रखना है तो उसमें आपका समर्थन भी जो है वो काफ़ी मायने रखेगा, जिसके चलते मैं लगातार जो है हर दिन नए नए जो है सेगमेंट्स के साथ आपके साथ जो है न्यूज़ेस साझा करूँगा। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं सारी जो है बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर जो है ज्वाइन कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक
बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि समय समय पर नई नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।